सरकार ने प्रधानमंत्री ने खुद जैसे नोटबंदी तय करी, वैसे ही अपने आप अकेले ये तय कर लिया कि हम पूरे देश में लॉकडाउन कर देंगे। उससे एक दिन पहले सारे चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई होम सेक्रेटरी से। उन लोगों ने तय किया कि नहीं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला है वहीं पर लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन उसी दिन रात में आके प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में लॉकडाउन होगा। कोई एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं किया गया। एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया उसकी मीटिंग तक नहीं हुई। उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद अनाउंस कर दिया कि हम लॉकडाउन करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ आपको ले डाउन करना था कि भाई ये लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे उनको वो क्या करेंगे, कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, उनको कुछ तो न्यूनतम पैसा देना चाहिए था। उसके लिए कुछ नहीं ले डाउन किया गया, कुछ दिया भी नहीं गया। और सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए करा जा रहा है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे बैंकों का पैसा मालिया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह लेकर भाग गए। 10 लाख करोड़ से ज्यादा। और उन लोगों को पकड़ने का बस एक ढोंग रचा जा रहा है। सबको भगा दिया गया हिंदुस्तान से। जब रघुराम राजन ने बोला कि ये बड़े बड़े मोटे मोटे उद्योगपति इस देश के बैंकों का हमारा पैसा लेकर भागने वाले हैं, उस चिट्ठी को दबा दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनको भगा दिया गया, देश से फरार कर दिया गया। सारी पॉलिसीज अदानी अंबानी के हक में बनाई जा रही हैं और देश के आम लोगों को लूटा जा रहा है। हमारे इलेक्शंस में हम जानते हैं कि भाई पैसे का बोलबाला है। जिनके पास पैसे होते हैं वही खूब एडवर्टाइज कर लेते हैं, अपना खूब दिखा लेते हैं। पिछले इलेक्शन में ये कहा जाता है कि भाजपा ने 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ खर्च किए पिछले लोकसभा चुनाव में। पैसे की अहमियत कम करनी थी चुनाव में। उसके लिए जब इन्होंने नोटबंदी करी थी तो बोला था कि भाई हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाए। अरे भाई, आम आदमी को तो आप कैशलेस नहीं कर सकते कि भाई वो सब कुछ बैंक के थ्रू करे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को और कैंडिडेट्स को तो कर सकते हैं। आप कानून बना सकते थे कि भाई उनको कैशलेस कर दीजिए, कि कानून बना दीजिए कि वो कोई पैसा अगर खर्च करें या पैसा लें तो सिर्फ बैंक के थ्रू हो। लेकिन वो नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग पर लिमिट लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई। उल्टे 3 कानून ऐसे बदल दिए गए कि जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन डोनेशन भी ले सके। यहां तो एनजीओस को परेशान किया जा रहा है कि भाई तुमने फॉरेन फंडिंग ले ली। पर जो कानून बना था वो इसलिए बना था कि पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक सर्वेंट्स फॉरेन फंडिंग ना ले पाए, फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आ पाए। आपने उस कानून को बदल दिया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग भी ले सके। आपने ये भी कानून बदल दिया कि कॉरपोरेशंस जो हैं अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशंस नहीं दे सकते। वो लिमिट ही हटा दी। अब कितना भी दे सकते हैं आप, 100% पूरा भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। फिर एक आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि जिससे कि बैंक के थ्रू भी जो पैसा दिया जाए वो भी घूस के तौर पर अनोनिमस तरीके से दिया जा सके। कि कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले, जो बेरर बॉन्ड्स होते हैं जिसमें किसी का नाम नहीं होता, 50 करोड़ के, 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के और घूस के तौर पर भाजपा को दे दे। और इसीलिए भाजपा को 90% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा मिला। आप पर्यावरण के सारे कानून बदल रहे हैं। इसलिए अभी आपने कोल लीज दे दी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, नोगो एरियाज में। सारे आप उसके रेगुलेटरी कानून बदल रहे हैं कि कोई, जैसे 4 धाम की जो रोड है, पहले कानून ये कहता था कि 50 किलोमीटर से ज्यादा की अगर कोई रोड होगी तो उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगा। आपने उसको 9 हिस्सों में बांट दिया।
500 किलोमीटर की रोड है, 11 हिस्सों में बांट दिया और बोल दिया कि अब कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं है। यानी कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और एक ऐसे मूर्ख प्रकाश जावड़ेकर को वहां बैठा दिया गया है जिसको पर्यावरण का कुछ कुछ भी नहीं आता। और ये हम देख रहे हैं कि सारे मंत्रालयों में हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को, निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है, कुछ भी नहीं आता फाइनेंस के बारे में, फिर भी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। तो मतलब कोई कंसर्न नहीं है कि आम आदमी का क्या हो क्या ना हो, सब कुछ प्रोपेगेंडा से, दिखावे से चलाने की बात है। आपने नोटबंदी कर दी बगैर किसी से पूछे, रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी नहीं पूछा, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से भी नहीं पूछा, किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछा, बस क्योंकि आप ये दिखावा करना चाहते थे कि हम काला धन को रोक लगाना चाहते हैं। और काला धन धनाधन बढ़ता जा रहा है, काला धन लेकर लोग भाग रहे हैं, काले धन को पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा डोनेशन दे रहे हैं। लेकिन आप उसमें तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है, उसमें 100 एमपीज के दस्तखत कराने होते हैं और फिर बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बजाय हम लोगों को एक जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन बनाने की जरूरत है जो कि सरकार और न्यायपालिका दोनों से स्वतंत्र हो, हाई पावर्ड जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन, जिनको हम लोग जजों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकें और वो उसको उसका इन्वेस्टिगेशन करके उस जज की बात सुनकर फिर तय कर सकें कि भाई इसको, इसके खिलाफ क्या एक्शन होने की जरूरत है, इसके खिलाफ चार्जेस ठीक हैं कि नहीं है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि ना तो सरकार कोई रिफॉर्म्स चाहती है ना ही न्यायपालिका कोई रिफॉर्म्स चाहती है। तो ये जब तक जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो तो कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस हैं, जो आम आदमी है जिसको न्यायपालिका की जरूरत है, तो जब तक उन लोगों का एक बड़ा कैंपेन इस पर नहीं चलेगा तब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आने वाले। और उसके लिए इसका पूरा डिस्कशन, पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए कि भाई न्यायपालिका में क्या गड़बड़ी है, क्या सुधार होने की जरूरत है। और इसीलिए जरूरी है कि न्यायपालिका में जो भी खामियां हों उसका ओपन, फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन हो सके। जो सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है वो बस इतनी है कि हम लोग कोई ऊल जलूल आरोप भ्रष्टाचार के या किसी और तरह के बगैर किसी एविडेंस के किसी जज के खिलाफ ना लगाएं या कोई इररिस्पॉन्सिबल बात ना करें जिसका कोई आधार ना हो। रिस्पॉन्सिबल तरीके से सोच समझ के देख दाख कर हम लोग कुछ भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी संस्था के बारे में, न्यायपालिका के बारे में भी, और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाना चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। युवाओं के लिए ही है क्योंकि उन्हीं की जिंदगी, हम लोगों की तो जिंदगी ज्यादातर निकल गई, युवा की जिंदगी उनके सामने है और युवा ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है हमारे समाज में और हमारे फ्यूचर में। जी। और युवा के पास ही सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा आइडियाज होते हैं नए नए। तो इसलिए सबसे बड़ा दायित्व इस देश को बचाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, इसको सुधारने का युवाओं के पास ही है। ये बात ठीक है कि हर एक जना अपनी अपनी समस्याओं से, निजी समस्याओं से भी जूझ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जितनी हमारी क्षमता हो उतना समय हम लोगों को पब्लिक इश्यूज और पब्लिक अफेयर्स के लिए देना चाहिए। और उसमें हम लोग, पहली बात तो पहले हमारा यूथ का दायित्व है कि वो पहले पढ़े, सोचे, समझे कि देश में हो क्या रहा है, समाज में हो क्या रहा है, क्या खामियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए। जैसे कि एक ये किताब हम लोगों ने बनाई थी ना, रिक्लेमिंग द रिपब्लिक। जी सर, जी सर। ये इसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने पूरा इस पे विचार करके लिखा था कि भाई हमारे पूरे समाज में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या सुधार होने चाहिए हमारे पब्लिक पॉलिसीज वगैरह में। तो ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। ये हमारे वेबसाइट पे है reclaimingtherepublic.in, जिससे कि ये समझ में आए कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं।
और समझने के बाद उस पर हम लोगों को कैंपेन भी चलानी चाहिए और बोलना भी चाहिए।